भारतीय इतिहास में हम जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी नज़र सबसे पहले उन महान शासकों और सम्राटों पर पड़ती है जिन्होंने अपने बुद्धि शौर्य पराक्रम के बल पर बड़े बड़े साम्राज्यों को स्थापित किया, जहां पर हर एक शासक की अपनी एक अलग ही कहानी है और हर एक साम्राज्य की अपनी एक अलग गाथा। ऐसी ही एक गाथा है भारत के वीर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में, जिनकी चर्चा दुनिया के महानतम और शक्तिशाली शासकों में शीर्ष स्थान पर की जाती है। अपने युद्ध कौशल के बल पर आज तक के इतिहास में सबसे बड़े भूभाग पर एक छत्र शासन करने वाले सम्राट अशोक को यूं ही चक्रवर्ती सम्राट नहीं कहा जाता। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, तो पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान की सीमाओं तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को इतना अधिक विशाल बना दिया था कि उस समय काल से लेकर आज तक ये किसी भी भारतीय सम्राट का सबसे बड़ा साम्राज्य रहा है। एक शक्तिशाली सम्राट और एक विस्तृत विशाल मौर्य साम्राज्य होने के बावजूद भी सम्राट अशोक के जीवन में एक क्षण ऐसा आया जिसमें उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया और धम्म की नीति को अपनाते हुए अहिंसा के मार्ग पर चलने का निर्णय किया। अशोक के जीवन में हुए इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर क्या कारण था, वीडियो में आगे हम इसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, मगध प्राचीन भारत का एक बेहद ही शक्तिशाली राज्य था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जहां मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। बचपन से ही युद्ध कलाओं में कुशल सम्राट अशोक महज कम उम्र में ही मौर्य सेना की गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे। इसी कारण वे आगे जाकर एक महान योद्धा बने। लगभग 273 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो गई, जिसके बाद 4 सालों के लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य को कोई भी नया शासक नहीं मिला, जिसका कारण अशोक और उनके भाइयों का आंतरिक विरोध हो सकता है। और आखिरकार 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक किया गया और इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा के रूप में अशोक को चुना गया। सत्ता संभालते ही सम्राट अशोक ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में मौर्य साम्राज्य विस्तृत करना प्रारंभ कर दिया। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का इस्तेमाल करते हुए सम्राट अशोक ने पश्चिमोत्तर के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था। साथ ही अशोक के बढ़ते कद को देख विदेशी राजाओं ने भी अशोक के आगे घुटने टेक दिए और देखते ही देखते एक अखंड भारत की तर्ज पर अशोक का साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, तिब्बत और भूटान तक फैल गया था। उन्होंने महज 8 वर्षों में ही आधुनिक असम से लेकर ईरान की सीमाओं तक अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया और बन गए भारत के इकलौते चक्रवर्ती सम्राट। यहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ है सम्राटों के भी सम्राट, जिसकी वीरता और शासन का चक्र विस्तृत भूभाग अर्थात राज्य के चारों दिशाओं में फैला रहता है, वही चक्रवर्ती सम्राट कहलाता है। और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही प्राप्त है। एक शक्तिशाली सम्राट और बेहतर कुशल प्रणाली होने के बावजूद भी अशोक के सामने एक ऐसा राज्य भी था जिसे अब तक मौर्य साम्राज्य जीत नहीं पाया था। वो था भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य, जो कि अपनी सैन्य शक्ति के अलावा सिलोन और जावा जैसे क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंधों के लिए भी प्रसिद्ध था। दरअसल कलिंग ओडिशा और पूर्व मध्य भारत का एक प्राचीन स्वतंत्र राज्य था, जिसका एक बड़ा हिस्सा आधुनिक उड़ीसा राज्य में शामिल है। वैसे तो मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग को जीतने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कलिंग उत्तर और दक्षिण के बीच में एक मुख्य रोड़ा था, जो कि दक्षिण क्षेत्र में राज्य विस्तार हेतु बीच मार्ग में पड़ता था। इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले जल और थल मार्गों पर भी कलिंग राज्य का विशेष रूप से नियंत्रण था। इसलिए भी कलिंग को जीतना मौर्य साम्राज्य के लिए बेहद ही आवश्यक हो गया था। साथ ही राजनीतिक एकीकरण की दृष्टि से भी कलिंग एक बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य था। सम्राट अशोक के
13वें अभिलेख से यह पता चलता है कि अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्षों के पश्चात ही मगध और कलिंग के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। अशोक द्वारा कलिंग के शासक को एक संदेश भेज यह अनुरोध किया गया कि संपूर्ण कलिंग मौर्य साम्राज्य में विलीन कर दिया जाए। लेकिन अपनी एक मजबूत सैन्य शक्ति को देखते हुए कलिंग के शासक ने अशोक का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा मगध और कलिंग राज्य के बीच एक घातक युद्ध छेड़ा गया, जिसमें मगध और कलिंग दोनों के बीच में भयंकर घमासान युद्ध शुरू हुआ और देखते ही देखते समृद्ध कलिंग युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। दूर दूर तक युद्ध मैदान में केवल रक्त धाराएं बह रही थी। काफी घंटों लड़ने के बाद कब किसकी जीत हो सकती थी, इसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। अंततः सम्राट अशोक की युद्ध नीति के आगे कलिंग का पक्ष कमजोर पड़ गया और आखिर में सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को जीत लिया और इस विध्वंसकारी युद्ध का अंत हुआ। भारी नरसंहार के साथ कलिंग की पूरी सेना का सफाया हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध भूमि में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो गए और लगभग इतने ही लोगों को निर्वासित किया गया। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के परिणामों को जब अपनी आंखों से देखा तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी की जगह आंतरिक पश्चाताप नजर आ रहा था। इस भारी नरसंहार को देख अशोक का मन दुख और निराशा से भर गया। युद्ध में मारे गए लोगों की वेदना को उन्होंने गहराई से महसूस किया और अंततः सम्राट अशोक की आंखों से करुणा का एक आंसू छलक पड़ा और उस एक क्षण में ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और इस तरह कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ, जहां पर विजेता ने अपनी तलवार त्याग दी और कभी न युद्ध लड़ने का फैसला किया। जिसके बाद अशोक ने समस्त युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने का निश्चय किया और सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम जैसे मूल्यों के साथ धम्म की नीति अपनाते हुए सम्राट अशोक ने युद्ध की जगह बुद्ध के मार्ग को चुना और यहीं से धम्म विजय का युग शुरू हुआ। सम्राट अशोक अब अपने राज्य में शांति चाहते थे। तथागत बुद्ध के उपदेशों और मान्यताओं से प्रेरित सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म को स्वीकार किया और अपनी शासन पद्धति में भी बौद्ध धम्म के सिद्धांतों को शामिल किया। जन जन तक धम्म नीति विस्तार के लिए उन्होंने कई स्थानों पर चैत्यों और विहारों का निर्माण करवाया। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन भी सम्राट अशोक के संरक्षण में ही पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ, जिसके माध्यम से त्रिपिटक के अभिधम्म पिटक बौद्ध ग्रंथ का संकलन पूरा हुआ। बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके सूत्रों वचनों की स्मृति स्वरूप अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। साथ ही वैश्विक स्तर पर धम्म प्रचार के लिए उन्होंने विभिन्न देशों में बौद्ध भिक्षुओं और अपने राजदूतों को भेजा। इस कार्य में सहयोग करते हुए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया, जिसके कारण बौद्ध धम्म न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैल गया और श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया, चीन और जापान जैसे देशों ने तथागत बुद्ध के दिखाए मध्यम मार्ग को व्यापक रूप से स्वीकार किया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लोगों तक पहुंचाने हेतु अशोक ने स्तंभों और शिलालेखों का निर्माण करवाया। चिकित्सालय और विद्यालय से लेकर सड़क के दोनों ओर छांव देते पेड़ों की रचना भी अशोक काल की ही देन है। सदैव अपनी प्रजा के लिए तत्पर और जनहित में किए महान कार्यों से सम्राट अशोक प्रियदर्शी देव नाम प्रिय अशोक नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने 36 वर्षों के शासन के बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 सालों तक चला। भारतीय इतिहास में एक चमकते तारे के रूप में एक विजेता, दार्शनिक, प्रजापालक, शासक सम्राट अशोक का नाम सदैव अमर रहेगा। विश्व इतिहास में अशोक महान एक अतुलनीय चरित्र है, जो एक प्रकाशमान तारे की तरह भारतीय इतिहास के पन्नों पर हमेशा जगमगाते रहेंगे।